Hello everyone. Now we are going to start topic cell wall. तो इससे पहले जो मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था तो सेल रॉबर्ट हुक के बारे में आपको याद होगा जब मैंने रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था। जो डिस्कवरी की थी वो सेल की डिस्कवरी की थी और वो सेल अगर हम मेनली देखें तो वो सेल क्या थी, प्लांट सेल थी। तो वहां पे आपने ये चीज देखी होगी कि वहां पे मैंने जो फिगर बनाया था वो फिगर समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके का फिगर था। वहां पर आपके लिए मैंने जो फिगर बनाया था वो कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये जो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पूरा था उसमें ये एक जो स्ट्रक्चर है जिसको एक कमरा कह सकते हैं हम, रॉबर्ट हुक ने सेल कहा था। और सेल का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सेलरी का एक्चुअल मीनिंग होता है वो रूम होता है, स्मॉल रूम। तो ये भी स्मॉल रूम है। तो ये बेसिकली है क्या, ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हो ये आउटर कवरिंग बेसिकली है क्या, प्लांट सेल के अंदर अगर हम ये देखेंगे तो ये प्लांट सेल के अंदर जो ये आउटर कवरिंग है ये सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। और इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये बाहर उसकी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई जो क्या करती है, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल वॉल का काम क्या है, प्लांट सेल को बेसिकली क्या करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और ये वाली जो लेयर है ये क्या है, ये है सेल वॉल। क्या है, ये है सेल वॉल। अब आप देख रहे हो कि एक सेल ये है लेकिन इसके बगल में भी तो एक सेल है। देखो ये भी एक सेल है और इसकी भी यहाँ पर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो सेल है ये है लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल की और ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल की। ये देखो यहाँ पे दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लेयर है वो ये है सेल वॉल। तो अब मैं आपको एक सेल स्पेशली बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये यहाँ से मान लो हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया और अब इसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें समथिंग लुक लाइक दैट, क्योंकि इसके अगल बगल वाली सेल हमें समझना है कि वहां पे सेल मेम्ब्रेन क्या है और सेल वॉल क्या है। ये इस वक्त जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। अब आप खुद ही अभी समझ जाओगे। ये देखो ये जो इनर लेयर है अंदर वाली इस सेल की, इस एक सेल, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और अब सेल वॉल के बारे में आपको समझ में आ चुका है कि सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। और बेसिकली सेल वॉल का फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्लांट सेल को। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। तो देखो ये एक सेल है, इधर एक सेल है, ये एक सेल है। तो यहाँ पर भी इस सेल की भी सेल मेम्ब्रेन होगी। इसलिए आपको यहाँ पे जो ट्रिपल लेयर दिखेगी इसमें आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। अक्सर ये होता है कि कौन सी सेल वॉल है और कौन सी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये देखो ये वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। और इस सेल के अगर जो यहाँ पे सेल होगी इसको हमने सिर्फ जिसका इतना सा पोर्शन कट कर लिया वो क्या होगी, ये भी सेल मेम्ब्रेन होगी। ये वाली लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। और ये जो मिडिल लेयर है ये वाली, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल प्रोवाइड कराती है, क्या प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट सेल को। सेल वॉल रिप्रेजेंट इन
देखो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, फंगल सेल में पाई जाती है मेनली, और बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है। मतलब प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है और बाकी जगहों पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब मैं बैक्टीरियल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से। सेल वॉल तो है लेकिन एक दूसरे से तीनों डिफरेंट हैं। किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट सेल वॉल है, कौन सी सेल वॉल? प्लांट सेल वॉल है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? तो आप पॉइंट नोट कर लिया करो, ठीक है। सेल वॉल क्या है? व्हाट इज सेल वॉल? Cell wall is the outer rigid outer covering called cell wall. Rigid outer covering called cell wall. या और भी इसको elaborate कर सकते हो। Rigid outer covering of the plant cell is known as cell wall. ठीक है, और elaborate कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लो। Cell wall is composed of, plant cell wall is composed of सेल्यूलोज। मैं प्लांट सेल वॉल क्यों मेंशन करवा रहा हूँ? क्योंकि जो फंगल सेल वॉल होती है, आगे चैप्टर है अभी आप पढ़ोगे, अभी यहाँ पे मत पढ़ो। तो जो फंगल सेल वॉल होती है वो किसी दूसरी चीज की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये अभी मत जानो। प्लांट सेल वॉल बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और ये एक बहुत ही कंपाउंड स्ट्रक्चर है, ये इसी की वजह, सेल्यूलोज की ही वजह से स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सेल वॉल। अब इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। चलो इस टॉपिक में, अभी हमारे सेल वॉल के टॉपिक में एक प्लाज्मोलिसिस वर्ड है। तो प्लाज्मोलिसिस समझ लो आपकी होता क्या है। जैसे देखो ये एक प्लांट सेल है, एज्यूम कर लो आपकी ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर सेल कंटेंट भरा हुआ है। और ये सेल कंटेंट क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। अब प्लाज्मोलिसिस क्या है? ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी बहुत सी चीजें गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गई। अभी फिलहाल मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट। तो फिलहाल ये एक नॉर्मल सेल है। अगर इसमें से ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर निकल जाए, मतलब सेल साइटोप्लाज्म में वाटर तो होगा ना, अगर उसमें से वाटर बाहर निकल जाए ऑस्मोसिस के थ्रू, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। पढ़ लो, देखो क्या है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, और नॉर्मली जो प्लाज्मोलिसिस है, ऑस्मोसिस, नॉर्मली ऑस्मोसिस कहाँ पर होती है? एक लिविंग प्लांट सेल में। अगर प्लांट सेल डेड है तो वहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब जो कंटेंट सेल के अंदर था वो श्रिंक कर जाएगा अवे फ्रॉम द सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है ना, टफ बॉडी, टफ स्ट्रक्चर है, ये श्रिंक नहीं करेगा, बाकी कंटेंट श्रिंक कर जाएगा। देखो अब जो बाकी कंटेंट था वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पहले देखो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से पूरी तरीके से अटैच थी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? प्लाज्मोलिसिस हो गया। सेल का जो वाटर था वो निकल के बाहर चला गया। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, और ये सारे जो सेल कंटेंट है इसी में अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। किसने डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में डिस्कवरी की थी। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियस के बारे में उस वक्त क्या बताया था? इस वक्त कुछ याद है आपको? अगर नहीं याद है तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ
कि इस टाइम में जो लोग पढ़ रहे हैं वो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से मेंटली आप इम्प्रूव कर जाएंगे कि हाँ इस छुट्टी के टाइम में हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। तो जो लोग इस टाइम में पढ़ लेंगे वो जो लोग इस टाइम में नहीं पढ़ेंगे उनके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे जब आपकी क्लासेस ओपन होंगी रेगुलर। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त में आप पढ़ाई कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मत करो इसको, ठीक है। न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो चलो हम कोई भी सेल ले लेते हैं, कोई भी प्लांट सेल है, चलो नॉर्मली एक सेल ले लेते हैं, ये एक सेल है, दिस इज एन एनिमल सेल, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनाई है। ये क्या है, एक सेल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस, सेल मेम्ब्रेन। और जिस भी चीज के बारे में, जैसे कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ तो आप सुन लो मत, सिर्फ सुनने का काम मत करो, उसको नोट कर लो अपनी नोट्स में। अगर आप नहीं नोट करोगे तो आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें बात करना नहीं न्यूक्लियस का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होती है, कहाँ पर होती है। तो किसी भी सेल में नॉर्मली न्यूक्लियस कहाँ पर होती है, उसके सेंटर में होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वहां पर कितनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। तो ये हो गई न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है इसमें कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन। तो ये हो गई इसको नॉर्मली हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये है क्या, बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में थोड़ा गैप होता है। वो गैप होता क्यों है, ताकि कोई भी चीज अंदर से बाहर आ सके या बाहर से अंदर जा सके, मतलब क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। जैसे आप को कोई भी जीन, आपका जीन से कोड बाहर आना है या कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आनी है या किस टाइप की प्रोटीन बननी है, सेल में किस टाइप की प्रोटीन बननी है या कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनना है, यहाँ से राइबोसोम बाहर आना है, तो ये सारे काम इसी न्यूक्लियर कोड के थ्रू होंगे। किसके थ्रू होंगे, न्यूक्लियर कोड के थ्रू। ठीक, ये न्यूक्लियर कोड के थ्रू होंगे। अब देखो आपने लिखा होगा यहाँ पे एक सेल के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज दिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग, इट इज ओनली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ये क्या है, न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनर और आउटर, तो ये आउटर वाली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यही बाहर एक्सटेंड होकर क्या बना देती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, हमें सिर्फ न्यूक्लियस पढ़ना है। और एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना था कि ओनियन की, प्याज के छिलके को माउंट करना था, मतलब उसकी एक स्लाइड बनानी थी और उसे हमें देखना था। तो जब हम किसी भी चीज की स्लाइड बनाते हैं तो हम उसको किसी न किसी कलर डाई से स्टेन करते हैं। स्टेन करने का क्या मतलब होता है, कलर करना। अब कलर करते हैं, मान लो ये पूरी सेल थी, हमने इसको कलर कर दिया, तो इस सेल के अंदर जो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन किसी चीज की बनी है तो ये थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कलर हो जाएगी, जितने भी ऑर्गेनेल है वो सब कलर। लेकिन यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होंगे वो कलर नहीं होंगे, वो बहुत लाइट कलर होंगे, बहुत लाइट कलर, मतलब उस पर कलर स्टेनिंग दिखेगी ही नहीं हमें। तो जब हम कलर कर देंगे, स्टेनिंग कर देंगे, तब ये स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसीलिए नॉर्मली हम आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेनिंग कर देते हैं या सैफरन से स्टेनिंग करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन से करेंगे। तो हम कलर कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग, न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल, इट कंट्रोल द सेल।
हाउ इट एबल टू कंट्रोल द सेल, कैसे ये पहले कंट्रोल करने में सेल को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमैटिन फाइबर। क्या पाया जाता है, ये पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। अब ये आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्रोमैटिन फाइबर। अब यही क्रोमैटिन फाइबर देखो, नॉर्मली एक सेल है, इस सेल को जब डुप्लीकेट करना होता है, मतलब रिप्रोड्यूस करना होता है, एक सेल से इनसे दो सेल बननी होती है, तब ये जो क्रोमैटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागेनुमा स्ट्रक्चर है, तब तक इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। फिर जब इस सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर रेक्टेंगल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उलझ जाता है, और उलझ के सॉलिड स्ट्रक्चर, एक्स शेप स्ट्रक्चर नॉर्मली बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। मतलब ये जो फाइबर है देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कब बनता है, सेल के डिवीजन के टाइम में बनता है। देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसा बनाया ताकि ये थ्रेड आपको दिखाई दे, पतला धागा आपको दिखाई दे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस धागे को क्या कहेंगे, जब तक ये फैला हुआ है तब तक इसको हम कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर। जब ये कंडेंस हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। अच्छा, अब जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन? जीन किसी भी एक प्रॉपर्टी को कोड करता है, जैसे मान लो ह्यूमन हेयर हो गया, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जैसे स्किन कलर, बॉडी कलर हो गया, या आई कलर हो गया, या प्लांट में आप ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो पाइसन सटाइवम पे होते हैं, मतलब मटर का जो पौधा होता है उस पे होते हैं। तो उसमें बहुत से हैं, जैसे प्लांट हाइट, टाल प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है, तो ये सारे कैरेक्टर कौन शो करता है, मतलब प्लांट टाल हो या डॉर्फ हो, तो ये उसके सेल में प्रेजेंट जीन बताता है कि कैसा होना चाहिए प्लांट, टाल होना चाहिए या डॉर्फ होना चाहिए। तो अब जीन क्या है, द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। एक क्रोमोसोम का एक ऐसा टुकड़ा जो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो न्यूक्लियस समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बेसिस पे हम सेल को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम न्यूक्लियस नहीं कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस है तब क्या होगा। फिलहाल आपको एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है ये डबल लेयर्ड होती है। कितनी लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं पे ब्रेक होती है और ये पोर बनाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। यहीं से कोई भी चीजें अंदर या बाहर आ जा सकती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर हम इसके प्लाज्म की बात करें तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। फिलहाल अभी वो आपको नहीं जानना है। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है। क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। जब ये कंडेंस हो जाएगा तो क्या बना देगा, क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम का एक ऐसा टुकड़ा जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच आर एबल टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इज नोन एज जीन। अब इसमें एक और चीज आप देख लो, यहाँ इस न्यूक्लियस में एकदम बीचों बीच इससे भी ज्यादा एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेसिस पे हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर सेल का। तो दो टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि आप इससे पहले पढ़ के आ चुके हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। फिलहाल
कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट क्या है दोनों में। देखो साइंस एक ऐसी चीज है जहां पे आप अगर कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो या कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो, तो कोई भी वर्ड आ रहा है या कोई टर्म आ रहा है आपके सामने, अगर आपने उस टर्म को ब्रेक कर लिया और उसकी मीनिंग निकाल ले गया, तो फिर आप बहुत आसानी से उस चीज को समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे आप देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यहाँ पे देखो इसको आप ब्रेक कर लो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब एकदम शुरुआती, मतलब ऐसी सेल। अभी तो यहाँ पे प्रिमिटिव मतलब आया, और कैरियोटिक वर्ड आया कहां से? कैरियन से। कहां से आया? कैरियन से आया, और इस कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक, तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो? प्रिमिटिव हो। द सेल which possess primitive nucleus is known as prokaryotic cell. The cell which possess primitive nucleus is known as prokaryotic cell. ठीक है, prokaryotic cell के बारे में समझ में आया ना? cell which possess primitive nucleus is known as prokaryotic cell. जैसे ये एक सेल है और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा। कैसा होगा? प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है? मतलब ये कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है वो है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट होता है वो यहाँ सेल में इस तरीके से फैला हुआ होगा, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, अभी आपने पढ़ा है न्यूक्लियस पढ़ते वक्त, तो देखो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है नहीं है। ऐसा होता कहाँ पे? जनरली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू। क्या मतलब होता है? ट्रू। और कैरियोटिक वर्ड कहां से आया? कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब द सेल व्हिच possess ट्रू न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है? ट्रू। और अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो ट्रू न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर एब्सेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो भी कंटेंट है न्यूक्लियस का वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? नॉर्मली सेल, हम ह्यूमन बीइंग और नॉर्मल सारी सेल कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक सेल होती हैं। बहुत रेयर ऑफ रेयर सेल प्रोकैरियोटिक सेल है।